आप सभी को नमस्कार और यहाँ स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। संस्कारधानी ऐसे ही प्रसिद्ध जाबाली ऋषि के नाम पर बसा हुआ यह शहर जबलपुर में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज अंतिम दिन उसके होने वाले हैं। सर्वप्रथम इस बैठक के आयोजन के लिए संघ के कार्यकर्ता तो अपने कर्तव्य के नाते करते ही हैं, अच्छा भी किए हैं। समाज का सहयोग भी मिलता है और मीडिया के माध्यम के अपने बंधु भगिनियों के भी भरपूर सहकार सहयोग मिला है और हमेशा संघ के इस कार्य में आप लोगों के कार्यक्षेत्र की भूमिका के कारण हमारा विषय जन जन तक पहुंचता है, इसलिए आपके धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से शताब्दी वर्ष के इस विशेष अवसर पर जबलपुर में कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। अभी एक प्रमुख कार्यक्रम हुआ है और आने वाले वर्ष में, अगले वर्ष तक शताब्दी वर्ष के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए जबलपुर इस शताब्दी वर्ष के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा के जो दस्तावेज है उसमें जबलपुर का नाम दर्ज हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें आनंद है। इस कार्यकारिणी बैठक में 407 अपने माननीय संघ चालक, अखिल भारतीय अधिकारी, प्रांत के कार्यवाह प्रचारक, ऐसे सभी अपेक्षित थे। 10 कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से व्यक्तिगत घर में कुछ परिस्थिति के कारण नहीं आ पाए। 397 सदस्य पदाधिकारी इस कार्यकारी मंडल में उपस्थित रहे। जैसे मैंने कहा कि मुख्य विषय शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का ही था। अभी अभी विजयदशमी के मंगल अवसर पर नागपुर में रेशिम बाग में हर वर्ष के भांति कार्यक्रम होता है, इस वर्ष शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के नाते संपन्न हुआ, जिसके आप लोग सभी भली भांति जानते ही हैं। वो सर्वदूर उसका प्रचार भी हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय माननीय रामनाथ जी कोविंद जी उसमें मुख्य अतिथि रहे। वो संघ के स्वयंसेवक भी हैं, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया वहाँ। और परम पावन दलाई लामा उस विशेष कार्यक्रम के निमित्त उनकी शुभकामनाएं हमें मिली थी, उसका वहाँ पढ़ना भी हुआ। और इस वर्ष शताब्दी वर्ष के निमित्त समाज के बहुत सारे गणमान्य लोगों ने, धार्मिक क्षेत्र के, उद्योग के क्षेत्र के, साहित्य कला के, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों ने अपनी शुभकामनाएं संघ के इस शताब्दी वर्ष के निमित्त उन्होंने हमें भेजी हैं। उन सब के प्रति हम धन्यवाद भी प्रकट करते हैं कि ये भी है, कार्यकारिणी मंडल में भी इसका उल्लेख किया। और 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ के इस कार्य के लिए हजारों लाखों परिवारों में, संघ के स्वयंसेवक परिवारों ने, उनके अड़ोस पड़ोस में बाकी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, समाज ने दिया, समाज के हर क्षेत्र के लोगों ने दिया। जैसे मैंने कहा, मीडिया समेत समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने संघ के इस कार्य में कई प्रकार के सहयोग दिए हैं। इसलिए संघ के यह 100 वर्ष की यात्रा सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँचने में इन सभी के जो भूमिका रही, उसके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों ने तो, समाज के कार्य है, राष्ट्र का कर्तव्य है, और कार्यकर्ता अपने घर के कई बार घर के कई कामों को भी छोड़कर समाज के काम के लिए वो लगते हैं।
कई जगह पर कई प्रकार के संघर्ष, कष्ट, चुनौती, संकट सामना करते हुए उनके कई वर्षों तक का कुछ समस्या भी उनको सामना करना पड़ा। ऐसे होते हुए भी संघ के स्वयंसेवकों के परिवारजन उसके बारे में किसी प्रकार की शिकायत न करते हुए उसको सहज स्वीकार किया, संघ के कार्य में अपने योगदान दिया। इन सब के प्रति हमने आभार व्यक्त किया। देश भर में जो उत्सव हुए वो एक दृष्टि से हमारे लिए वर्तमान जो विजयदशमी के अवसर पर कार्यक्रम हुए उसके आंकड़े भी संघ के कार्य के जो फैलाव है उसको दर्शाता है। हमने सोचा था मंडल के स्तर पर और बस्ती के स्तर पर, सामान्यतः बस्ती यानी नगरीय क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में अराउंड 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 के आसपास, 8-9 हज़ार से 11 हज़ार तक होता है। सामान्यतः औसत 10,000 के एक पॉपुलेशन के बस्ती हमने रचित किए हैं। ऐसे ही देश भर में मंडल भी हैं, 59,343 मंडल हैं। इनमें से 50,096 मंडलों के प्रतिनिधित्व होकर कार्यक्रम हुए। 37,250 मंडलों में प्रत्यक्ष कार्यक्रम हुए, उसमें आसपास के मंडल के लिए भी आए थे। इसलिए रिप्रेजेंटेशन 50,096 मंडल के हुए। नगरीय क्षेत्र में, एक ग्रामीण क्षेत्र हो गया, नगरीय क्षेत्र में बस्ती 44,686 बस्ती हैं, महानगरों में, अन्य नगरों में मिलाकर। तो उन बस्तियों में 40,220 बस्ती के प्रतिनिधित्व हो गया। ऐसे कुल मिलाकर विजयदशमी उत्सव, इसके अतिरिक्त 6,700 उत्सव हुए। कुल मिलाकर 62,555 विजयदशमी के उत्सव, इनमें से लगभग 80% उत्सव एक ही दिन हुए, विजयदशमी के दिन हुए। थोड़ा स्थानीय इसके कारण कुछ जगह जैसे दुर्गा पूजा वगैरह होती हैं बंगाल में, असम में, इसलिए उन्होंने थोड़ा दिनांक आगे के रविवार को किया होगा। तो ऐसे 62,555 कार्यक्रम हुए। गणवेश में कार्यक्रम स्वयंसेवकों के लिए था, सामान्य जनता तो नागरिक वेश में आए थे। जो स्वयंसेवक आए थे गणवेश में उत्सव में, उनकी संख्या 32,45,141, 32,45,141 गणवेश में उपस्थित रहे। कई जगह पर हम संचलन भी करते हैं, पथ संचलन का कार्यक्रम होते हैं, सभी जगह पर नहीं किए हैं, कुछ स्थानों पर किए हैं, कुछ स्थानों पर नहीं भी किए हैं। तो ये सब मिलकर पथ संचलन में कार्यकर्ता जो उपस्थित रहे 25,45,800, लगभग 25,000 स्थानों पर पथ संचलन हुए। कहने का तात्पर्य है संघ के संदर्भ में 2-3 बातें इसमें ध्यान में आती हैं। एक है कार्य के फैलाव। पिछले कुछ वर्षों से हम कार्य मंडल तक विस्तार होना चाहिए, इसके प्रयत्न भी किए हैं, वो एक विषय है। तो ये फैलाव सब जगह दिखता है। अंडमान में भी कार्यक्रम हुआ, लद्दाख में भी कार्यक्रम हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, मेघालय और नागालैंड में भी संघ के स्वयंसेवक गणवेश पहनकर पथ संचलन किए। सीमावर्ती क्षेत्र में भी हुआ है। तो ऐसे देश के कोई भी भौगोलिक क्षेत्र अनछुआ रहा है ऐसे नहीं है। तो वो पहाड़ के क्षेत्र हो, समुद्र के किनारे हो, या सीमावर्ती क्षेत्र हो, जनजाति क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र हो, सब जगह पर संघ के कार्यकर्ता इस उत्सव में भाग लिए और समाज के लोग भी उसमें सहभागी हुए। फैलाव के दृष्टि से एक है। दूसरी बात है, नई पीढ़ी के लोग सामान्यतः संचलन में जो भाग लेते हैं वो 40 वर्ष के कम आयु के लोग होते हैं अधिकतर, क्योंकि संचलन में जाने के स्थिति भी रहनी चाहिए। हम शारीरिक विभाग से तरुणों का संचलन से मानते हैं, इसलिए
तो इतने बड़े संख्या में संचलन में आने वाले संख्या है, तो संघ नई पीढ़ी के बीच भी अपने कार्य कैसे फैलाए हैं, यह भी ध्यान में आता है। तीसरी बात एक है, वो है समाज के लोगों के सहभागिता। समाज के कोई भी समुदाय समूह ऐसे नहीं रहा जो इन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष सहभागी नहीं हुआ। इतने ही नहीं, नागपुर के कार्यक्रम में विदेशी अतिथि भी आए थे। कई विदेशी लोग, विदेश में रहने वाले भारतीय ऐसे नहीं, विदेशी लोग ही आए थे। और संघ के पूर्व सरसंघ चालक जी और अन्य अधिकारियों से नागपुर में, दिल्ली में उन्होंने बाद में प्रत्यक्ष मिलकर भी इस कार्य के बारे में समझे भी और हमें शुभकामनाएं दी, अभिनंदन दिए, प्रशंसा भी की। तो संघ के एक फैलाव और इसके कार्य के महत्व और इसके रेलेवेंस, ये सब इस दृष्टि से हमें अपने लिए भी और समाज के लिए भी एक स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले एक कार्यक्रम और एक अवसर रहा। इस कार्यकारी मंडल बैठक में हमने और भी एक संख्यात्मक जानकारी ली, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। संघ के कार्य की दृष्टि से पिछले एक साल में, गत अक्टूबर में भी हमारी बैठक हुई थी कार्यकारी मंडल की। एक साल में लगभग 10,000 अधिक स्थानों पर संघ की कार्य प्रारंभ हुआ है। 9,626 नए स्थान। अभी वर्तमान में 55,052 स्थानों पर संघ की शाखा लगती है। 87,398 शाखाएं हैं। ये पिछले बार से 15,000 शाखाएं ज्यादा हैं एक वर्ष में। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक मिलन होते हैं। शाखाएं डेली है, वीकली मिलन होते हैं। साप्ताहिक शाखाएं वो 32,362 है। तो ये दोनों मिलकर संघ के शाखा और साप्ताहिक मिलन 87,414 है। मैं आंकड़े इसलिए कह रहा हूँ, संघ ने पिछले कुछ वर्षों में कार्य विस्तार के बारे में विशेष प्रयत्न किया। समूहों में, जैसे उदाहरण के लिए श्रमजीवी वर्ग, कृषक है, विद्यार्थी हैं, ऐसे भिन्न भिन्न समूहों को हमने योजना बनाकर वहाँ संघ के कार्य कैसे पहुँचे, इसके प्रयत्न हमने किया है। जनजाति क्षेत्र में अथवा अन्य अन्य व्यवसाय के क्षेत्र में। इस कारण से ये सारे कार्य का फैलाव हुआ है। कार्यकारी मंडल बैठक में विशेष करके शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के आने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की। विजयदशमी उत्सव के बारे में तो मैंने कहा, और देश भर में बहुत सारे समाचार पत्रों ने, दैनिक, साप्ताहिक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने न केवल विजयदशमी उत्सव के समाचार छापे हैं, बल्कि संघ के बारे में लेख छापे हैं। संघ के कार्यकर्ताओं के भी है, अन्य समाज के लोगों ने भी दिया है। तो इस दृष्टि से देश भर में समाज ने इसको स्वागत किया, यह हमको अनुभव में आया। इसलिए हम समाज के प्रति कृतज्ञ हैं। यह समाज का काम है, राष्ट्र का कार्य है। स्वाभाविक रूप से इस बैठक में हमने आने वाले कार्यक्रमों की जो चर्चा की है, उसमें खंड और मंडल के स्तर पर, बस्ती के स्तर पर समाज का सम्मेलन करने वाले हैं। हिंदू समाज के सम्मेलन, सब समाज के सम्मेलन है, सभी एकत्र आए। तो पंच परिवर्तन के जो विषय हमने समाज के सामने रखा है, सामाजिक समरसता के, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण के संरक्षण, स्वदेशी का बोध और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों के संदर्भ में एक एक मंडल बस्ती तक विषय पहुँचे, आचरण में उलाएं। इसलिए समाज के लोग भी इस विषय पर विषय रखें। इसलिए उस मंडल बस्ती में सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग इन सम्मेलनों में भाग लेंगे। वो स्वयं विचार रखेंगे, साधु संत विचार रखेंगे। समाज की मातृशक्ति, महिलाएं, माता बहनें भी इसमें भाग लेंगी। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन के एक बहुत बड़ा अभियान इस कारण से होगा
इसलिए हिंदू सम्मेलन लगभग 80,000 होंगे, ऐसे हमारे अभी के एक अंदाज है जो कार्यकारिणी में मेरा। इसमें 45,000 45,000 मंडल ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग 35,000 नगरीय क्षेत्र में, छोटे छोटे बस्तियों में ऐसे सम्मेलन होंगे। तो ये एक विचार किया है। उसके अलावा गृह संपर्क की योजना पहले भी बताया है शायद, तो वो देश भर में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में परिवारों के मिलना होगा और सामाजिक सद्भाव बैठकें खंड ब्लॉक स्तर पर हम करेंगे और जिला केंद्र पर प्रमुख प्रबुद्ध नागरिकों की गोष्ठी करेंगे। तो इन सारे विषयों से समाज के अंदर विचार को भी पहुंचाना, आचरण व्यवहार में भी समाज परिवर्तन का होना, एकता की अनुभूति होना और राष्ट्र के प्रति प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति के अपना कर्तव्य है, इसको न केवल बोलना है, प्रत्यक्ष कैसे हम कर सकते हैं, जैसे नागरिक कर्तव्य हो, पर्यावरण के संदर्भ में हो, ये करने के लिए प्रयत्न करना, ये हमारा उद्देश्य और आग्रह रहेगा। आने वाले दिनों में ये हम करने वाले हैं। 3 वक्तव्य हमने जारी किए हैं, 2 वक्तव्य अभी कल आ गया है। विशेष अवसर है इस वर्ष। वैसे कल सरदार पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर भी हमने कार्यकारिणी में भी उसका उल्लेख भी किया। कार्यक्रम भी सभी लोग यहाँ होने के कारण अपने अपने स्थान पर कार्यक्रम करने में यहाँ के लोग उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो कार्यक्रमों में भी अपने कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से सहभागी होते ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ 3 वक्तव्य हमने जारी किए आने वाले दिनों के लिए। एक नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं आने वाले 24 नवंबर को। तो उस अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के, संस्कृति के, समाज के रक्षा और एकता के लिए अपने प्राणार्पण किया। तो इस दृष्टि से वर्तमान पीढ़ी गुरु के इस कार्य से और उन्होंने जीवन में भी जो किया उन कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने समाज, धर्म, संस्कृति के रक्षा के लिए कटिबद्ध हो। इसलिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रति न केवल हमने यहाँ अपने गौरव समर्पण किए, आने वाले कार्यक्रमों में देश भर में अपने कार्यकर्ता भाग भी लेंगे, कई जगह पर आयोजन में भी सहभागी होंगे। ऐसे ही और एक विशिष्ट एक व्यक्ति के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा जी जनजातीय क्षेत्र के नेता है, लेकिन केवल जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए नेता नहीं है। भारत में जो भी भारत की भूमि के लिए कार्य किए हैं वो सबके लिए आदर के पात्र हैं। भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन पर पिछले 2 साल से भारत सरकार ने भी जनजातीय गौरव दिवस ऐसे नवंबर 15 को मनाती है। कई वर्षों से संघ के कार्यकर्ता, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्यार्थी परिषद, ऐसे संघ के स्वयंसेवक जहाँ सक्रिय हैं, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को वो आचरण करते ही है। बिरसा मुंडा जी के जो संदेश है, केवल अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े ऐसे नहीं है, धर्मांतरण के खिलाफ भी वो आवाज़ उठाए थे। जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने अपने विचार रखा। तो इन सारे विषयों को लेकर भारत सरकार ने भी जो योग्य बात की है, जनजातीय गौरव दिवस के नाते, तो 150 वर्ष के जयंती के इस संदर्भ में बिरसा भगवान के प्रति हम अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करते हैं और कार्यक्रमों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम इस वर्ष होंगे, विशेष करके जनजाति क्षेत्र के लोग करते होंगे, लेकिन हमारा कहना है सारे समाज को करना चाहिए। संघ ने तो बिरसा भगवान को प्रातस्मरणीय माता, हम प्रतिदिन जो देश के एकात्मता स्तोत्र के प्रतिदिन हम यहाँ भी किए, उसमें जो इसके महानुभावों के जो है उसमें बिरसा भगवान के नाम भी उल्लेखित है। यह वर्ष और भी एक वर्ष के दृष्टि से एक कारण से विशेष है। वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है
उसके 150 वर्ष हो रहे हैं। मुझे याद है जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूर्ण हुआ था, बंकिम चंद्र जी ने लिखे हुए आनंद मठ उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ, लेकिन उससे पहले ही वो उसको गाया गया था। और विशेष रूप से कांग्रेस के अधिवेशन में विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही उसको स्वर लगाकर वंदे मातरम को उन्होंने गाया था। तो 1975 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में प्रांत प्रांत में समिति बनाई थी उसके, लेकिन दुर्भाग्य से तो आपातकाल घोषित हो गया। तो जिस वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम में गीत के नाते गाया था, तो फिर से एक बार स्वतंत्रता संग्राम करने का दिन आ गए थे 1975 में। तो मुझे याद है मैं बेंगलुरु में था उन दिनों में, हमने समिति बनाई थी, लेकिन देश में आपातकाल होने के कारण बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। 150 वर्ष अभी पूर्ण हो रहे हैं वंदे मातरम के। वर्तमान पीढ़ी को वंदे मातरम के रोचक कहानी बतानी चाहिए। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, भारत के आत्मा के मंत्र हैं। तो इस दृष्टि से वंदे मातरम इसलिए संविधान में भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को समान गौरव के रूप में रखा गया है और भारत के संसद में दोनों को गाया जाता है। तो वंदे मातरम के एक एक इस पंक्तियों को भी भारत के लोग समझना भी चाहिए। उसके पीछे के एक भावनात्मक और संस्कृति आधारित भारत की पहचान को उस दृष्टि से समझना आवश्यक है। इसलिए वंदे मातरम के इस 150 वर्ष के कार्यक्रम के लिए एक वक्तव्य हमने जारी किया है, तो शायद यहाँ अभी प्रति आपको देंगे। 3-4 विषयों की चर्चा हुई। जैसे मैंने कहा, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में तो हमने आने वाले कार्यक्रम, उसकी तैयारी, कार्यकर्ताओं के उस कार्यक्रम के, इसलिए उसकी तैयारी हमने की है। और मणिपुर में जो परिस्थिति पिछले कुछ समय से बिगड़ गई थी, बहुत अच्छा हुआ, वहाँ के परिस्थिति में सुधार आए हैं। भारत सरकार ने विशेष कदम भी उठाए। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ एक मौसम के दृष्टि से भी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन 3-4 जगह पर वो स्वयं गए और वहाँ के लोगों में एक पुनः मणिपुर के पुनर्निर्माण के लिए उत्साह जगाने का काम हुआ। संघ के कार्यकर्ता तो पिछले 2 वर्ष में संकट परिस्थिति में धरती के स्तर पर लोगों से संपर्क करने का कार्य हमने किया और मणिपुर में एक ही समाज के अथवा एक ही राज्य के 2 समुदाय आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम सबको साथ में रहना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयत्न लगातार चलता भी रहा है। हमें खुशी है कि अभी आवागमन के दृष्टि से वहाँ परस्पर विश्वास के निर्माण के करने की दृष्टि से कई बातें हुई हैं। इस कारण से मणिपुर में पुनः एक अच्छे दिन आ जाएंगे। वहाँ के सरकार अभी सस्पेंडेड है, विधानसभा। वहाँ के लोग भी चाहते हैं सरकार जल्दी उसके रचना हो जाए, हम भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति देखकर वो सरकार करेगी, ऐसे हमारा विश्वास है। तो मणिपुर के इस हमारे बॉर्डर स्टेट है, वहाँ के लोग देश के लिए बहुत सारे योगदान उनका रहा है और मणिपुर के लोगों के लिए पूरे देश के एक सहयोग भी चाहिए। तो इस दृष्टि से मणिपुर के परिस्थिति सुधरना हमारे लिए आनंद का विषय है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। आगे भी सकारात्मक दृष्टि से इसको आगे बढ़ने के प्रयत्न हम भी करेंगे, समाज भी करे, सरकार भी उस दृष्टि से आगे बढ़े, ऐसे हमारी इच्छा है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, विशेष करके छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो नक्सली गतिविधियां चलती रहीं, इसके एक लंबा इतिहास है, हम सब जानते ही हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। परंतु पिछले कुछ दिनों में एक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने नक्सल के उस रास्ते पर जो गए थे, वो अपने
शस्त्र वगैरह त्याग कर समाज के मुख्य धारा में आने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कैसे भी हो, लोगों ने उस समय जिस कारण से भी उन्होंने उस मार्ग पर गए, लेकिन हम तो जानते हैं, मानते हैं वो अपने ही समाज के लोग हैं। ठीक है, उनके कुछ इच्छा होगी उसमें गए, हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन उन्हें गए थे। तो इसलिए इस बार पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने विजयदशमी भाषण में इस विषय के बारे में उनका वक्तव्य था, देश के अंदर संविधान विरोधी और उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन तथा प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई के कारण तथा लोगों के सामने उनके विचार का खोखलापन व क्रूरता अनुभव से उजागर होने के कारण बड़ी मात्रा में नियंत्रण आया है। उन क्षेत्रों में नक्सलियों के पनपने के मूल में वहाँ चल रहा शोषण व अन्याय, विकास का अभाव तथा शासन प्रशासन में इन सब बातों के प्रति संवेदना का अभाव ये कारण भी होगा। अब यह बाधा दूर हुई है तो उन क्षेत्रों में न्याय, विकास, सद्भावना, संवेदना तथा सामरस्य स्थापन करने के लिए समाज और शासन प्रशासन की ओर से व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से विजयदशमी भाषण में संघ की ओर से पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा था। हम चाहते हैं सभी क्षेत्रों का विकास हो, हम चाहते हैं सभी लोगों के जीवन में सुख आए, लेकिन एक लोकतंत्र की चौकट है, उसमें भी हो, लेकिन प्रयत्न ठीक से हो, किसी का भी शोषण भी ना हो और प्रशासन की व्यवस्था संवेदनशील हो, समाज भी अपना कर्तव्य करे, कोई पिछड़े ना रहे, जीवन में सबके लिए सुविधा ना, किसी प्रकार के ज़रूरतमंद लोगों के प्रति समाज की संवेदना रहनी चाहिए। सरकार अपने काम करेगी, करनी चाहिए, लेकिन समाज को भी अपने कर्तव्य करना चाहिए। तो इसलिए संघ का यह प्रयत्न रहेगा। इसलिए संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वावलंबन में, स्किल ट्रेनिंग में, कई संस्कार के काम में हम भी लगे हैं, स्वयंसेवक भी लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के प्रशासन की भी संवेदनशीलता नहीं आवश्यक है। तो इसलिए नक्सल लोगों ने रास्ते छोड़कर मुख्य रास्ते पर संविधानात्मक लोकतंत्र के रास्ते पर आते हैं तो समाज उसका स्वागत करना चाहिए। इसलिए संघ ने भले ही कारण कुछ भी हो पहले का, उसको भूल जाइए, अभी नए जीवन प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़े, ऐसे हमारा कहना है। एक विषय की चर्चा हमने यहाँ की, वो है नौजवानों में एक तरफ राष्ट्रभक्ति, नए तंत्रज्ञान के, विज्ञान के प्रति एक आकर्षण और दुनिया के सामने टक्कर लेने के एक आत्मविश्वास नई पीढ़ी में है, प्रतिभा है। भारत को उस दृष्टि से ले जाने के लिए भारत के नौजवान सक्षम हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य से और एक आयाम भी है, वो है नशा के कारण, ड्रग्स के कारण नौजवानों के बीच एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है। कई सर्वेक्षण में ये बात ध्यान में आई है, विश्वविद्यालयों में, हॉस्टल्स में, IIT, IIM सरी के संस्थानों में भी, स्कूलों में भी ड्रग्स के एक बेचना, उसके लेना, यह हो रहा है। खास करके अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में कई प्रमुख अधिकारी इस विषय के बारे में कहते भी हैं। तो इसलिए उसको रोकने का जो प्रयत्न हो रहा है वो तो प्रशासन में, लेकिन समाज में, परिवारों में, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने नई पीढ़ी को इस प्रकार के एक नशा के शिकार बनने से उनको बचाना चाहिए। उनके भविष्य के लिए, उनके कुटुंब के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए ये आवश्यक है। तो इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। हम कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य में तो इस विषय के उल्लेख करेंगे ही, लेकिन आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ इस प्रकार के काम से देखकर उसके अवेयरनेस के या और काम हो रहे हैं, स्वयंसेवक भी कई जगह पर लगे हैं, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन भी इस दृष्टि से कार्यरत हैं, लेकिन इन सब के बारे में सोचते हुए आने वाले दिनों में नशा के इस एक भयंकर आपदा से युवाओं को बचाने के लिए
कुछ विशेष कार्य करने के लिए भी विचार हमने किया है। तो ऐसे कुछ बातों के हुआ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में हम स्वाभाविक रूप से समाज में व्यापक रूप से करोड़ों लोगों तक हम पहुँचेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जीवन के जो व्रत है, लक्ष्य है भारत के परम वैभव के लिए, उसके लिए अधिकाधिक लोगों को इस कार्य में जोड़ने के लिए वो संघ में शाखा में ही आ जाएंगे, ऐसे हम अपेक्षा नहीं करते। आना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अपने अपने क्षेत्र में देश समाज के लिए जिस प्रकार करते हैं वो इस भाव से करे, समाज की एकता, समाज की समरसता, राष्ट्र के उन्नति, इस दृष्टि से कार्य करने वाले प्रत्येक कार्य ये अपना कार्य है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है। तो इसलिए हमने प्रमुख नागरिक गोष्ठी, सद्भाव बैठक, हिंदू सम्मेलन, ये सब करने का उद्देश्य यही है, समाज में ये जागृति हो, केवल संघ के संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, समाज की आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए है, ऐसे हमारा मानना है। नमस्कार। आप लोगों को मैंने सामान्यतः बैठक में जो मुख्य बातें हुई है उसको समझ, आपको कुछ पूछना हो तो सर नमस्कार, मैं विजेंद्र पांडे हूँ, IBC 24 से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पर। धर्मांतरण की को लेकर जो स्थितियाँ देश में विभिन्न स्थानों पर हुई है, खासतौर पर वनवासी आदिवासी अंचलों में, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है या कुछ विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव? अभी भी थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन पहले से भी संघ की बैठकों में इस विषय के हम विचार करते ही है। एक प्रयत्न भी चलता है धर्म जागरण समन्वय करके, उसमें धर्मांतरण होने को रोकना भी है और धर्मांतरित लोग वापस आने के लिए कई जगह पर तैयार रहते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए अपने स्वयंसेवकों ने अन्य अन्य स्थानों पर इस दृष्टि से जो कार्य करते हैं उसको धर्म जागरण का कार्य है इसे कहा है। तो धर्म जागरण के कार्य में जहाँ ऐसे जनजाति क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति क्षेत्र हो, समाज के कोई भी जो किसी न किसी रूप से फुसलाकर या सेवा के आड़ में या और कुछ जो धर्मांतरण होता है उसको रोकने के लिए धर्म जागृति करने का कार्य समाज के बहुत सारे साधु संत, कई धर्माचार्य इस विषय के लिए कार्य कर भी रहे, उनके साथ समन्वय करके कार्य चलता है। और कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने भी ये कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। इसे तो कर ही रहे, कई जगह पर घर वापसी के साथ धर्म जागरण करने का कार्य रहता है। पंजाब में विशेष रूप से पिछले कुछ समय से वहाँ के सिख समुदाय में भी धर्मांतरण के एक प्रवृत्ति बढ़ी है ने उसके लिए प्रयत्न करने वाले लोग कर रहे हैं, इसलिए एक साजिश की तरफ हो रहा है। तो इसलिए पंजाब में भी इस विषय के बारे में जागृति तो है, उस जागृति को और थोड़ा सा मजबूत करना और वहाँ के लोगों में इस के बारे में सक्रिय होकर इस विषय को रोकना और जो हुए हैं उनको वापस लाना, ये प्रयत्न भी करना चाहिए, ये भी करें, इसकी चर्चा चल। भाई साहब नमस्कार, मैं दुर्गेश विस्तार न्यूज चैनल से। एक तरफ RSS कई प्रमुख कार्य कर रहा है, कार्य करने की योजना बना रहा है इस बैठक में, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा राजनीतिक सवाल है मेरा, लेकिन कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जबलपुर में इतनी बड़ी बैठक चल रही है, आगे की रूपरेखा बन रही है, दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इस पर आपका क्या है? उन्होंने कई बार प्रयत्न किया था ना, वो मुझे लगता है पहले के अनुभव से थोड़ा सीखना चाहिए, समाज किस दिशा में जा रहे हैं, और पहले उन्होंने अभी बैन करना चाहिए ऐसे कहने वाले एक प्रमुख नेता, पहले उन्होंने 3 बार प्रयत्न भी किए थे, उसको समाज ने क्या कहा, न्यायालय ने क्या कहा, क्या मिला उससे, और ये सब होने के बाद भी संघ का कार्य आगे बढ़ता गया। और बैन करना चाहिए ना, उसका कोई कारण हो चाहिए, मुझे इच्छा हो गई इसलिए बैन करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। भारत के सुरक्षा के लिए, एकता के लिए, संस्कृति के लिए, विकास के लिए काम करने वाले एक संगठन, उसको बैन करने वाला चाहिए ऐसे कोई एक राजनेता कहते हैं, तो उसका कारण बताना चाहिए। ऐसा है तो वो संबंधित उसमें कारण बताकर प्रयत्न करके देखें, पहले भी किया है उन्होंने, क्या निकला,
समाज ने तो संघ को स्वीकार किया है और सरकार के व्यवस्था ने भी उस सभी बयान को गलत सिद्ध करके फैसला दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे कहने वाले नेता पहले के अनुभव से पाठ सीखना चाहिए। जी नमस्कार, मैं अरविंद दुबे हूँ, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का यहाँ ब्यूरो चीफ हूँ। माननीय, इस वक्त देश में जातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा और धर्मों के बीच में एक दूसरे को बड़ा बताने का कंपटीशन चल रहा है। संघ परिवार वो जिम्मेदारी निभाता है सामाजिक समरसता की, यहाँ पर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा सवाल ये है कि ऐसे माहौल के बीच में संघ कैसे काम कर रहा है, सामान्य स्थिति कब होगी? आपने संघ ये कर रहा है, इसका रिकॉग्नाइज किया, इसलिए धन्यवाद। संघ समाज सद्भाव बैठक के बारे में इस वर्ष हम सोच रहे हैं। हमने समाज सद्भाव बैठक में सामान्यतः 3 प्रकार के हम समाज के समुदायों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न करते हैं। एक है, हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे जाति बिरादरियां हैं, जैसे आपने बताया जाति जाति में, इसलिए वो सद्भाव उत्पन्न करना, एक दूसरे के सहयोग करना। दूसरे एक समूह है, वो हिंदू समाज में पंथ संप्रदाय के, अपने समाज में वो धर्म है, जैन है, सिख है, ऐसे। तीसरा एक है धर्म समन्वय का है। तीसरा है वो है कई नए आधुनिक आध्यात्मिक संस्थाएं देश भर में हैं। गायत्री परिवार है, आर्ट ऑफ लिविंग है, चिन्मय मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, पतंजलि पीठ है। तो आधुनिक काल में ये आध्यात्मिक संस्था के नाते इनके भी एक बहुत बड़ा कार्य देश में। तो ये सब आपस में सहयोग और सहभाग सद्भाव से चले तो समाज के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। विशेष करके आपने जो कहा जाति में संघर्ष जितने भी हो रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन किया उनको समझ में आएगा, हमने भी अध्ययन किया है। एक है जाति के अहंकार होता है या जाति के कारण कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, उसको दूर करना चाहिए। वो घर से समाज में धार्मिक क्षेत्र के लोगों को करने का काम है सामाजिक संगठन का। संघ इसमें लिया है सामाजिक सद्भाव। दूसरा एक है राजनीतिक क्षेत्र में दुर्भाग्य से चुनाव और बाकी सब चीज़ें जाति के नाम पर होते हैं, और जो भी जाति के विरुद्ध में कहते हैं वो भी प्राइवेटली यही कहते हैं कि ये जाति का हुआ, ये जाति का हुआ। तो जाति आदमी को छोड़ नहीं रही है, इससे बाहर आना है। यही तो संघ ने 100 साल से प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसे संघ के कार्यकर्ता जाति से पहचान नहीं लेते हैं। तो ये समाज में कैसे लाएं? देखिए, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक ये तीनों क्षेत्र के नेतृत्व और संस्था चलाने वाले लोगों का कार्य है। इसे संघ सामाजिक सद्भाव ये कार्य के लिए इस वर्ष विशेष आग्रह करके एक ब्लॉक के स्तर पर, खंड के स्तर पर भी हम इकट्ठे आए। हम सबकी समस्या क्या है, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, ये हम विचार करें, ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमारा प्रयत्न तो जारी है, और संघ के प्रयत्न से कई जगह पर सुधार भी हुआ है। मैं कहूँगा कि तमिलनाडु में कुछ वर्ष पूर्व 2 जातियों के बीच झगड़े हुए, संघ के कार्यकर्ता ने उस झगड़े को निपटा। अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ प्रदीप जोशी बैठे हैं, उस समय वो वहीं थे। 2 समूह में, जनजाति समूह में आपस में थोड़ा मतभेद हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। तो लेकिन संघ के वहाँ के कार्यवाह ने दोनों के प्रमुखों को बिठाकर सुलझाए। देखो भाई, आप झगड़ा क्यों करना है इसमें? तो ऐसे शांत स्थान पर सामाजिक नेतृत्व वहीं करना पड़ता है। देखिए, इसको कोई बड़े इस पर जाकर भाषण देने से स्थानीय स्तर के समस्या हल नहीं होती। इसलिए प्रत्येक स्थानीय स्तर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के लोग इस विषय में ये राष्ट्रीय कर्तव्य करके करना है। लेकिन कौन करें? संघ ने इस चीज सोचा, हु शुड बेल द कैट। तो बिल्ली को किसी घंटी किसको बांधना है? तो हम बांधने के लिए। भाई साहब नमस्कार, मैं संजीव चौधरी हूँ एनडीटीवी से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो संबंध इस समय है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस पर कोई चर्चा हुई क्या, और स्वदेशी पर कोई चर्चा हुई क्या? यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विषय की कोई हमने यहाँ चर्चा नहीं की। परिस्थिति को है, हमारे इस
वर्ष के एजेंडा में नहीं था, क्योंकि हम शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में विशेष रूप से व्यस्त है। वैसे संघ के इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चर्चा हम बहुत करते भी नहीं है। दूसरे जो आपने बताया स्वदेशी के संदर्भ में, स्वदेशी के विषय के चर्चा तो समय समय पर होती है। जो हमारे पंच परिवर्तन के विषय स्वदेशी एक विषय उसमें है ही, और आत्मनिर्भरता के बारे में, स्वावलंबन के बारे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ समय से विशेष रूप से, पहले से कहते रहे हैं, विशेष रूप से इन दिनों में उनके वक्तव्य में, सरकार के नीतियों में जो बार बार इस विषय का आग्रह किया जा रहा है, बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन स्वदेशी के कई आयाम हैं। वो वस्तु के उत्पादन से लेकर, भाषा से लेकर, आचरण से लेकर कई विषयों में स्वदेशी होने चाहिए। मूल रूप से भारत के एक हमारी शक्ति है, ताकत है, एक क्षमता है, वो प्राचीन काल से भी है, आधुनिक काल में भी है। तो उसको हमें कैसे संजोए रखना, उसको अपडेट करना है, एक वो है। दूसरा, इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया के साथ कोई संबंध ही नहीं रखेंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे। ये भी कोई राज्य, कोई राष्ट्र नहीं कर सकता, तो भारत भी नहीं कर सकता। लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। भारत अपने आत्मबल के, आत्मनिर्भरता के आधार पर दुनिया के साथ व्यवहार करेगा। वो आर्थिक क्षेत्र में हो, ये जो कूटनीति के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो। तो इसलिए आत्मनिर्भरता इस दृष्टि से चाहिए। स्वदेशी के विशेष रूप से वस्तुओं के संदर्भ में और यहाँ के रोजगार और बाकी स्वावलंबन के विषय में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में अपने संघ के स्वयंसेवक जो भिन्न भिन्न संगठन में कार्य करते हैं, सब मिलकर एक राष्ट्रीय स्वाभिमान के अभियान प्रारंभ किया 1-1.5 साल पहले। उसके तहत स्वदेशी के आधार पर स्थान स्थान पर कुटीर उद्योग, स्टार्टअप के भारत के दृष्टि से आवश्यक उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे प्रयत्न हुए हैं। नमस्कार, प्रभाकर मिश्रा, पत्रिका न्यूज़पेपर से। जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस पर संघ का क्या पक्ष है? हमने पहले भी कहा है, 3-4 बार कह चुके हैं, जाति गणना के जो आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और वेलफेयर स्कीम के उसको क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यकता है। जाति गणना को राजनीतिक दृष्टि से उपयोग ना करे। ये राजनीतिक दृष्टि से उपयोग करने से समाज को, जैसे अभी चर्चा हुई, फिर समाज और बिखरते टूटते जाएगा। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ वैमनस्य, द्वेष होने की दृष्टि से जाति के संख्या के उपयोग ना करें। लेकिन अपने देश में वास्तविकता ये भी है, कुछ जातियां किसी कारणों से, ऐतिहासिक कारण से पिछड़े रह गए हैं सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, तो उनका एम्पावरमेंट होनी चाहिए। इसलिए सरकारों की स्कीम है, प्रावधान है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो ठीक से पहुंचाने के लिए कुछ आंकड़े की आवश्यकता होती है। उन आंकड़े की आवश्यकता के लिए कहीं ना कहीं करना पड़ता है, तो इसलिए करें, ये संघ ने कहा है। ये होने के बाद भी संघ तो जाति के आधार पर नहीं करता, संघ तो देश समाज के आधार पर करता। आवश्यकता वहाँ जो है उतने उसका उपयोग करें, ये ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसलिए हमने इस विषय के बारे में पहले ही हमारे वक्तव्य को स्पष्ट रूप से दिया है। सर नमस्कार, मैं देवजीत हूँ, IND 24 से, जबलपुर ब्यूरो हूँ। सर एक सवाल था, चूँकि बड़ी बैठक जबलपुर में हुई है, बिहार चुनाव है और वहाँ पर तो चल ही रहा है, क्या उसको लेकर भी चर्चा हुई है? और खास एक दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल की जो हालत है, फिलहाल आपको ही पता है कि बैठक भी वहाँ पे लगातार चल रही है संघ की, क्या कुछ हालात आप देख रहे हैं वहाँ पर और कैसे सुधार होगा उस हालत का? बिहार के चुनाव की चर्चा यहाँ कोई हमने नहीं की, क्योंकि कार्यकारी मंडल के एजेंडा में हम चुनाव की चर्चा हमारे नहीं रहता है। लेकिन चुनाव के बारे में एक हमेशा के हमारे एक स्टैंड है संघ के कार्यकर्ताओं के, संघ के ऑफिशियली, वो है अधिकाधिक मतदान हो, 100% मतदान हो। ये लोग देश समाज के विषय को लेकर वोट दें, जैसे अभी आया जाति के नाम पर या पैसे के कारण या सरकार के पार्टियों ने देने वाले फ्रीबी के कारण अपने वोट को उस दृष्टि से देने का, बेचने का, इसे कहने का मुझे मोह हो रहा है। ऐसे ना करें। तो ये एक लोक जागरण करना है, वो समय समय पर संघ के स्वयंसेवक करते रहते हैं, अलग अलग मंचों से करते हैं।
तो उसके अतिरिक्त बिहार के चुनाव में क्या, वहाँ के चुनाव में क्या होना चाहिए, अभी हमारे कोई चर्चा का विषय था भी नहीं और किए भी नहीं। और बंगाल के संदर्भ में बंगाल की परिस्थिति थोड़ा सा सच में विकट है। चर्चा यहाँ नहीं किया, हमने पिछले बैठक में बंगाल के बारे में भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो बंगाल विषय के संदर्भ में ही किया है। तो बंगाल में अपने कार्य तो बढ़ भी रहा है, अभी जैसे मैंने कहा विजय उत्सव वगैरह, लेकिन बंगाल में जैसे आपने कहा वहाँ परिस्थिति, वहाँ के राजकीय नेतृत्व, वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह के कारण थोड़ा सा बंगाल में द्वेष और बाकी नफरत फैल गया पिछले चुनाव के बाद। तो ये नहीं होना चाहिए। बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश से भी बहुत संख्या में वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं, तो इसलिए बंगाल के ऊपर एक उसके भी बोझ होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय दृष्टि से सोचना चाहिए। बंगाल के लोग तैयार हैं, लेकिन वहाँ के राजनीति में ये कुटिलता को यदि दूर नहीं किएंगे तो बंगाल जो देश के लिए नेतृत्व देने वाले एक ऐसे भारत के हिस्सा, उसको अस्थिर रखना, हिंसा में रखना, यह राजनीतिक दृष्टि से करना, यह देश के साथ अन्याय होगा। तो इसलिए भारत में इस प्रकार की कहीं भी ना हो। संघ के स्वयंसेवक बंगाल में भी समय समय पर वहाँ के लोगों के राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन है परिस्थिति विकट है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक प्रश्रय मिलता है ऐसे करने वाले लोगों को। तो इसको मेरे अनुरोध है, आप लोग जो राजनीतिक प्रश्रय मिलकर देश के साथ अन्याय हो रहा है, इसको उजागर करने का कार्य अधिक आप लोग करें। नमस्कार नमस्कार मैं भाई साहब। राकेश हूँ, राकेश श्रीवास ANI से हूँ। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अजय पांडे है, मैं यश भारत समाचार पत्र से हूँ। 2014 के बाद से जबकि केंद्र में सरकार बदली हुई है और भाजपा थोड़ा मजबूत होकर आई थी, लेकिन भाजपा और आरएसएस का वैचारिक सहयोग रहा है और विचार मिलते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से आरएसएस मदद करता रहा है भाजपा को। लेकिन अब 2014 के बाद जब भाजपा थोड़ा मजबूत हो गई है, तो संबंध कुछ बदल गए हैं या भाजपा उतना सहयोग अब नहीं लेना चाह रही है? ये मेरा पहला प्रश्न है। और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है कि जिस तरह से संघ लगभग 47 प्रांतों के माध्यम से अपने संगठन का संचालन करता है, तो जो बड़े राज्यों में छोटे राज्यों की मांग उठ रही है और उन्हें छोटे छोटे राज्यों में बांटना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा है कि जो छोटे राज्य नए बने हुए हैं उनकी विकास दर अधिक है, तो क्या संघ इसे भी स्वीकार करता है? ये मेरे दो सवाल हैं। देखिए, भाजपा के संबंध वगैरह के पहले कई बार हम कह चुके हैं। मुझे लगता है पिछले 50 वर्षों में 50,000 बार बताए हैं। तो संघ के स्वयंसेवक कई पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अधिक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संघ के स्वयंसेवकों को प्रवेश नहीं, ऐसे नहीं कहते, बाकी पार्टी के लोग प्रवेश को थोड़ा रोकते हैं, है कि नहीं? आप उनसे पूछ लीजिए। तो इसलिए समस्या है। और राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नागरिकों का संगठन है। देश के विद्यमानों के बारे में, देश की जो परिस्थिति है उसके बारे में हमारा भी कुछ कहना रहता है। सरकार किसी के भी हो, हम कहते भी हैं, पहले भी हम कहते रहे और हमारे विचार रखते हैं। जहाँ जिस सरकार के साथ थोड़ा सा उठना बैठना समन्वय संभव है, या सरकार के किसी व्यक्ति के साथ, वो भी हम करते रहते हैं, सरकार किसी का भी हो। जब सरकार में स्वयंसेवक ही बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा समन्वय बैठना उठना ज़्यादा होता है। समन्वय स्वयंसेवक नहीं थे, प्रणब मुखर्जी जब प्रणब दा केंद्र के मंत्री रहे, बाद में राष्ट्रपति रहे, हमारा संपर्क रहता है। इसलिए बाद में प्रणब दा नागपुर में हमारे कार्यक्रम में भी आए थे। तो हम संपर्क तो सभी से रखते हैं, रखना भी चाहते हैं। और दरवाज़ा बंद करना, खोल के रखना, वो दूसरे के तरफ के लोगों का है। और इसलिए संघ 14 के बाद कोई परिस्थिति में ये हो गया वगैरह, ये सब ऐसे कुछ नहीं है। हमारे संबंध ये घर के लोग हैं जी, हम आपस में भाईचारा हम रखते हैं। ऐसा कोई किसी प्रकार की चीज़ों को ना आप सुनिए, ना आप विश्वास रखिए, ना आप कृपया बढ़ाइए। नमस्कार, मैं राकेश ANI से हूँ। घर वापसी के प्रयत्न आपने किए हैं, अगर आपके पास कुछ आंकड़ा हो तो बताने की कृपा करें। और दूसरा, डेमोग्राफिक चेंज की बात की, आपने बंगाल का जिक्र किया, उस डेमोग्राफिक चेंज को बदलने के लिए कि आपके कुछ प्रयत्न होंगे? डेमोग्राफी चेंज के संदर्भ में एक छोटा सवाल, डेमोग्राफिक चेंज होते हैं
तो लोग संविधान से परे छुट्टियां भी अपने हिसाब से तय करने लगते हैं। लेटेस्ट जबलपुर का मामला आया है, इन सब बातों को लेकर आपके मन में क्या है? डेमोग्राफिक चेंज के बारे में संघ ने पिछले 20 वर्षों से कह रहा है, उससे पहले भी कह रहा है। हमने इसके प्रयत्न भी किया है, कहा भी है कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। एक एक सेंसस के बाद भी हमने समाज के सामने भी कहा है। 2006 में श्री गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष के समय में जनसांख्यिकीय असंतुलन, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, इसी विषय पर देश भर में हमने कार्यक्रम किए थे, क्योंकि 2001 के सेंसस के रिपोर्ट 2005 में प्रकाशित हुए। उसके आधार पर हमने ये कार्यक्रम भी लिया था। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हो रहा है वो 3 कारणों से हो रहे हैं, तो सबको मालूम है। अभी भारत के विज्ञान भवन के कार्यक्रम में सरसंघ चालक जी ने, मोहन प्रभागवत जी ने इस विषय पर तीनों कारणों को वहाँ भी उन्होंने एक बार कहा था। वो 3 कारण एक है घुसपैठी, बांग्लादेश से होने वाले या पाकिस्तान से होने वाले। भाई साहब, मेरा छोटे राज्यों की अवधारणा का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था उसका जवाब पूरा रहेगा। होने के बाद आपके पास। तो दूसरे है कन्वर्शन, जो धर्मांतरण के संदर्भ में आपने पूछा, व्यापक प्रमाण में जो कन्वर्शन होता है इस कारण से। तीसरे हैं कुछ समुदायों के विशेष उनके संतति के प्रमाण ज़्यादा होना। ये तीनों कारणों से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है। ये तीनों कारणों को एड्रेस करना पड़ेगा। धर्मांतरण को रोकने के कानून हैं, लेकिन प्रयत्न सामाजिक दृष्टि से वगैरह का मैंने बताया। और जनसंख्या के नियंत्रण के दृष्टि से पॉपुलेशन पॉलिसी करना सरकार का काम है। सरकार ने इसको ओपन सभा में और संसद में भी सरकार ने कहा है, तो वो पॉपुलेशन पॉलिसी जितनी जल्दी होगी उतने इसके लाभ होगा। दूसरा है घुसपैठी को रोकना चाहिए। ये धर्मांतरण को रोकना बहुत बड़ा काम है। इसमें वो समाज जैसे जागरूक होगा वो कहेंगे। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को रोकना चाहिए, ये कहते ही ये कम्युनल विचार है वगैरह वगैरह जब होता है, उसको कृपया आप लोग भी सोचिए। देश की सुरक्षा के लिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होने के बाद वो कैसे रहेगा। और कोई ऐसे जो कहता है वो देश के हित में कह रहा है कि केवल सांप्रदायिक कह रहा है, ये भी सोचना चाहिए। समाज में डिबेट इस प्रकार होने से लोग सत्य बोलने के लिए भी कतराते, ऐसे हो जाता है। संघ तो नहीं कतराता, बाकी लोग तो, इसलिए सोचना चाहिए। जो स्मॉल स्टेट्स के बारे में है, समय समय पर सरकार के निर्णय होते हैं, आवश्यकता अनुसार राज्य बनते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है, पहले भी बना है। आवश्यकता अनुसार जैसे बनने की आवश्यकता बनती है बनते जाए। वो देश की एकता मुख्य है। देश अपने देश में फेडरल व्यवस्था होने के बाद भी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी ये प्रमुख है। तो इसलिए छोटे राज्य कहीं बनने की आवश्यकता को महसूस करके लोगों के एस्पिरेशंस है, उसके आर्थिक, बाकी सुरक्षा, बाकी विषयों को ध्यान में रखकर समय समय पर करने का निर्णय हुआ ही है। तो इसलिए होना है कि नहीं होना चाहिए वो जनरल नहीं कह सकते, परिस्थिति के देखकर निर्णय करना चाहिए। भाई साहब नमस्कार, मैं संजय साहू, भाई साहब नमस्कार। न्यूज़ चैनल से। दो प्रश्न। भाई साहब नमस्कार, मनोज दीक्षित, नई दुनिया से निवेदन कर रहा हूँ। अभी सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, चुनाव आयोग ने चलाया है मतदाता सूचियों का, उसको लेके बिहार से शुरुआत इसकी हुई है। बाकी अब देश में भी जो अभी पीसी हुई इसमें उन्हें, तो इसमें संघ का क्या विचार है? संघ की भूमिका इसमें रहेगी क्या सर? ये समय समय पर होता रही है। संघ इसमें भूमिका क्या है? कोई भी एक सूची है उसको परिष्कृत करना है, उसको प्रामाणिक बनाना है। मतदाता सूची में एक ही नाम 2 बार 3 बार ना आए, या जो मतदाता नहीं है उनके नाम ना आए। ऐसे यदि उसके उद्देशित संस्था निर्वाचन आयोग एक कार्य लिया है, मतदाता सूची का परिष्कृत करना है, तो करना उसका काम है, करना चाहिए। इसमें कोई विरोध करता है तो मुझे ध्यान में नहीं आता, पर सूची परिष्कृत ना हो ऐसे क्यों? हाँ, आपको परिष्कृत करने के दृष्टि से कोई पद्धति के बारे में किसी के कुछ आपत्ति है या उसमें कुछ है, उसके लिए निर्वाचन आयोग के पास जाएं, शिकायत करें, चर्चा करें, जो करना वो करें। परिष्कृत ही नहीं करना चाहिए ये कहना गलत है। तो इसलिए संघ ने समय समय पर होते रहा, ये परंपरा में है, तो इसे होना चाहिए। भाई साहब नमस्कार, मैं संजय साहू, INH न्यूज़ चैनल से। मेरा मानना है कि संघ जो है समाज के लिए काम करता है, जैसा आप बता रहे हैं। मानना नहीं हो सकते हैं। तो ये जो
शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो प्राइवेट लिमिटेड लोगों के हाथों में पहुंच चुके हैं, इसके लेकर संघ की क्या विचारधारा है और संघ किस प्रकार से काम कर रहा है, चूंकि वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही समाज की आवश्यकता है। संघ हर विषय के बारे में तो कानून तो हम नहीं कर सकते, समाज में जागृति लाने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। 5 वर्ष पहले हमारे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बैठक में आपने जो विषय उल्लेख किया, इन्हीं 2 विषयों के बारे में हमने प्रस्ताव पारित किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुलभ हो और गुणात्मक हो। गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सस्ते में सुलभ में सबको उपलब्ध हो, ये संघ के प्रस्ताव है। इसे कैसे करना केवल कहने से नहीं होता, उसका हमने कुछ सुझाव भी उसमें दिए थे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन होना चाहिए। व्यापारीकरण शिक्षा के अथवा स्वास्थ्य व्यवस्था के गलत है, लेकिन इसको करने वाले लोगों को भी एक व्यवसाय के नाते करेंगे तो कुछ तो वो अपने मुनाफा लेंगे, लेकिन व्यापारीकरण शिक्षा के स्वास्थ्य सेवा के ना हो, इसके लिए आवश्यक रेगुलेशन सरकार को भी करने पड़ती है। और समाज में भी इस विषय के संदर्भ में सेवा भाव से शिक्षा और स्वास्थ्य करने वाले संस्थाओं को अधिकाधिक बढ़ाना भी चाहिए। संघ इन दोनों क्षेत्र में, संघ के स्वयंसेवक देश में काम कर रहे हैं। देश बड़ा है, इसलिए अपने काम से पूरा नहीं होगा, समाज में बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है जनता के लिए सुविधा होगी। सरकार के रेगुलेशन के भी कुछ हैं, वो भी समय समय पर करते रहते हैं, उसको योग्य प्रकार से करना चाहिए। अच्छा है। सर, ये हिंदू परिवारों में, मुझे भी 2 बजे बैठक है। सर, हिंदू परिवारों में जो बच्चों की बात है उसको लेकर भी संघ अक्सर कहता रहा है। इसमें लिव इन एक रिलेशनशिप पे भी बड़ी समस्या आ रही है, जिस तरह से हिंदुओं की विवाह जो संस्था है वो संकट में है। क्या इस पर भी संघ ने चर्चा की है? चर्चा क्या करना, इसमें तो समाज में ये बताने 2 विषय बताए, चर्चा करने की जरूरत है। यहाँ चर्चा नहीं की है क्योंकि पहले से सिद्ध सत्य है। एक है लिविंग रिलेशन अपने संस्कृति के लिए ठीक है क्या? आप लोग पत्रकार है, 100 घरों में आप सर्वे करके पूछ लीजिएगा, हाँ भाई लिविंग रिलेशन अच्छा है, इससे करने वाले माँ बाप कितने मिलेंगे आपको? तो इसलिए समाज के अपने संस्कृति के दृष्टि से विकृत करने वाले, जीवन को भी ये करने वाले ऐसे विषयों को समाज में कैसे, हर चीज़ कानून से ही रोकना संभव है क्या? संभव नहीं है। कानून से हर चीज़ को नहीं रोक सकते, संस्कार देना पड़ेगा, समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। घर के, समाज के जो बड़े लोग हैं वो अपने आचरण से, व्यवहार से करना पड़ेगा। तो इसलिए समाज में ऐसे अच्छी बातें जब होती है उसको नई पीढ़ी लेती है, लेकिन केवल कानून से नहीं होता, कानून भी अपने काम कर सकता है। दूसरी बात आपने जो ये बताया क्या बच्चों के संतति के बारे में, ये तो कहा ही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अभी हम यहाँ भोजन के लिए जाएंगे, भोजन के बाद हम यहाँ से प्रस्थान कर सकेंगे। मैं और एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रश्न पूछकर संघ के विषयों को समाज में ठीक से रखने के लिए मुझे आपने मौका दिया एक, और पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा संघ के इस कार्यकारी मंडल के बैठक के संदर्भ में आपने विषयों को समाज तक पहुंचाने के जो धर्म निभाया, इस दृष्टि से आपको विशेष रूप से आभार। तो मीडिया के लोग के साथ कितने भी समय रहे, आपको भी कम लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, आपको भी वहाँ जाकर कॉपी फाइल करना पड़ता है, मुझे भी अगली बैठक है। नमस्कार।